जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे अरमान का सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी आंखों के आगे लेमन वाटर का ग्लास आया। थैंक यू काका, अरमान ने कहा और गिलास उठा लिया। मुझे लगता है तुम्हें थैंक यू नहीं, सॉरी कहना चाहिए। अरमान के कानों में अजय की कड़क आवाज गूंजी तो उसने नजर उठाकर सामने देखा। अजय की आंखों में अभी भी उतना ही गुस्सा था जितना कि कल रात को था। पापा, अरमान एकदम से उठ खड़ा हुआ। आप कब आए पापा? अरमान ने झेंपते हुए कहा। मैं तभी आया जब मेरे नशे में डूबे हुए बेटे को अपना हैंगओवर उतारने के लिए लेमन वाटर की जरूरत पड़ी। मैं उस समय भी इसी घर में था जब मेरा जवान बेटा लड़खड़ाते कदमों के साथ घर में एंटर हुआ था। सॉरी पापा, अरमान एकदम से बोला। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, कारण चाहिए पापा। वो अरमान की आवाज लड़खड़ा गई। ये बताओ, ये ड्रिंक करना कब से शुरू कर दिया? तुम तो ड्रिंक पहले कभी नहीं करते थे। हुआ क्या है अरमान? कोई प्रॉब्लम है तो तुम शेयर करो, पर इस तरीके से क्या कर रहे हो? अजय ने उसके कंधों को हिलाकर कहा। सॉरी पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। वह बस वर्क प्रेशर और स्ट्रेस के कारण थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी और इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर ली मैंने। अरमान ने नजरें झुकाकर कहा। बेटा, नशा तो किसी चीज का हल नहीं होता ना। नशा आपको आपकी तकलीफ के और नजदीक ले जाता है, तकलीफ से दूर नहीं ले जाता। और यह बात मैंने बचपन से तुम्हें और आरोही को दिखाने की कोशिश की है। और आज तुम्हें इस तरीके से देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फेल हो गया, मेरी सारी सिखाई हुई शिक्षा बेकार हो गई। बेटा, काम को काम की तरह करो, हमेशा से कहा है। तुम काम को प्रेशर की तरह क्यों लेते हो? उतना ही करो जितना तुम संभाल सकते हो। बिजनेस को उतना ही फैलाओ जितना तुम मैनेज कर सकते हो। बेटा, हम बिजनेस करते हैं, काम करते हैं इसलिए ताकि हमारे जीवन में सुकून रहे, ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत रहे, हम खुश रहें, सुखी रहें। ना कि इसलिए कि वही बिजनेस हमारी जिंदगी के लिए एक परेशानी बन जाए, सुख और चैन छीन ले, हमें स्ट्रेस में ला दे। ऐसा बिजनेस और ऐसा पैसा किसी काम का नहीं बेटा, जो इंसान को उसके अपनों से दूर कर दे, जो इंसान को उसकी पहचान से दूर कर दे और जो इंसान को वह बना दे जो कभी वह था ही नहीं। अजय बोला। सॉरी पापा, आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। मैं रियली में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं। प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। अरमान ने कहा तो अजय ने उसके कंधों को थपका। जानता हूं मैं बेवजह ही तुम कुछ भी नहीं करते, जरूर वर्क प्रेशर ज्यादा रहा होगा, इसीलिए कह रहा हूं बेटा, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करो। चाहे तो काम से ब्रेक ले लो या कहीं बाहर घूम आओ, फ्रेंड्स के साथ फॉरेन ट्रिप पर चले जाओ, थोड़ा बेटर फील करोगे। नहीं पापा, फॉरेन नहीं, अरमान एकदम से बोला। तो इंडिया में ही कहीं चले जाओ। हर समय अपने आप को काम में डुबो कर रखोगे तो कैसे चलेगा? अजय ने उसे समझाया। मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। मुझे अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाना है और मैंने जो टारगेट फिक्स किए हैं उन्हें मैं पूरा करके रखूंगा। बस ये कुछ महीने ही है मेरे पास, अपने हर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पूरा करूंगा। ये कुछ दिन थोड़े ज्यादा मेहनत वाले हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं बेफिक्र हो जाता हूं, पर मेरी नजर तुम पर रहेगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस तरीके से भटकने नहीं दे सकता, समझे तुम? अजय ने कहा तो अरमान ने गर्दन हिलाई और फिर अजय कमरे से बाहर निकल गया। अजय के निकलते ही अरमान ने दरवाजा बंद किया और आंखें बंद कर दरवाजे से टिक गया। मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता पापा। कैसे बताऊं, क्या बताऊं आपको? आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे सच्चाई को, और वो फॉरेन ट्रिप ही तो है मेरे हर दर्द की वजह। मैं ही जानता हूं कि मैं किस तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं, पर हर कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। ना जाने सब कुछ कब सही होगा, अरमान खुद से बोला और फिर रेडी होने लगा। थोड़ी देर में अजय, आरोही और अरमान तीनों लोग डाइनिंग टेबल पर थे। आरोही, बेटा कल रात को तुम बहुत देर में आई थी? अजय ने पूछा। हाँ पापा, वही राज देशमुख का केस, उसी की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। पता ही नहीं चला टाइम का कितना निकल गया। सॉरी, मेरे कारण आपकी नींद खराब हुई, आरोही बोली। नहीं, मेरी कोई नींद खराब नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे नींद तब तक आती ही नहीं जब तक तुम और अरमान घर पर नहीं आ जाते, और खास तौर पर तब जब श्वेता घर में ना हो तो मेरी टेंशन दुगनी हो जाती है। अजय ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। टेंशन मत लिया कीजिए,
रिलैक्स कीजिए, अभी तो ये केस चलता रहेगा और मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है मेरी। आरोही ने जूस पीते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। ये क्या हुआ, अभी फिर से जाना है? तुम नाइट में लेट तक काम कर रही थी ना? अजय बोला। हाँ पापा, पर हम पुलिस वालों का तो चलता ही रहता है। जब तक ये कैसे सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तो यूं ही चलेगा, और अगर कोई दूसरा केस आ गया तो फिर उसमें लग जाना है। बाकी आप ध्यान रखिए। वैसे मम्मी कब आ रही हैं? आरोही ने अपना मोबाइल पॉकेट में डालते हुए पूछा। आज शाम की फ्लाइट से वापस आ रही है, वह इनाया और उसकी नानी को लेकर। सुबह ही बात हुई है मेरी, अजय बोला। तो अरमान के चेहरे पर टेंशन आ गई। वहीं आरोही मुस्कुरा उठी। चलो ये अच्छा है, मम्मी आ जाएंगी तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी। वैसे भी मम्मी के बिना घर एकदम सूना सूना लगता है, आरोही बोली, और फिर अजय और अरमान को साइड हग करके अपने काम पर निकल गई। पापा, क्या मम्मी वाकई में नहीं मानेगी? मुझे इनाया के साथ शादी करनी ही पड़ेगी? अरमान ने थोड़ी परेशानी से कहा। तुम पहले से ही इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो बेटा? हो सकता है तुम्हें इनाया पसंद आए, हो सकता है तुम खुद उसके साथ रिश्ता करना चाहो। पहले इंसान को जानो समझो, तब उसके बारे में कोई भी राय बनाना। पहले से ही अगर नेगेटिव सोचोगे तो फिर रिश्ता कैसे निभा पाओगे? अजय ने अरमान को समझाया तो उसने गर्दन हिलाई और फिर वह भी उठ खड़ा हुआ। अच्छा पापा, जाता हूं, मुझे ऑफिस में काम भी है और एक मीटिंग भी है। बाकी आप भी आ रहे हो ना? अरमान बोला। हाँ बिल्कुल आ रहा हूं, इनाया वाले ऑफिस और कंपनी तो अब तक मैं ही संभाल रहा हूं ना। तुम अपना ऑफिस और कंपनी देखो, मैं इनाया की कंपनी जाता हूं। जब तक इनाया उसे नहीं समझ लेती और संभालने लायक नहीं हो जाती तब तक वहां की जिम्मेदारी मैं ही संभाल लूंगा, अजय ने कहा। और उसी के साथ अजय और अरमान दोनों अपने अपने ऑफिस निकल गए। उधर आरोही ने जो स्कार्फ राज देशमुख की अलमारी से कलेक्ट किया था उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। फिर वह लॉकअप रूम में आई जहां पर राज देशमुख बंद था। उसे देखकर भी राज देशमुख के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। आरोही उसके सामने जाकर कुर्सी पर बैठ गई। राज ने एक नज़र उसे देखा पर यूं ही अपनी जगह पर बैठा रहा। तो मिस्टर देशमुख, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, और इस बार मैं यह नहीं कह रही कि जवाब देना चाहे तो दें, आपको जवाब देने ही होंगे, आरोही सख्ती से बोली। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? राज देशमुख ने सपाट लहजे में कहा। सबसे बड़ी बात जितनी मुझे खबर मिली है, आपकी शादी हुए अभी से सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और आपका कहना है कि आप अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके बाद आप सो गए और फिर जब उठे तब तक मंजरी गायब थी। ये सही है क्या? हाँ, ये सही है, राज बोला। मतलब कि एनिवर्सरी तो 1 साल में सेलिब्रेट करते हैं ना, फिर ये 3 महीने में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का कौन सा कॉन्सेप्ट है? आरोही ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो राज मुस्कुरा उठा। मैं मंजरी को बेहद चाहता था, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और जब हमारी शादी हुई तब मंजरी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि हम हर महीने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, और मैं इसमें बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करूंगा और कभी भी नहीं भूलूंगा। और बस इस वादे को निभाते हुए हम हर महीने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे। वह 3rd महीने बाद वाली हमारी एनिवर्सरी थी, यानी हमारी शादी की 3rd मंथ वेडिंग एनिवर्सरी, राज ने कहा तो आरोही की आंखें बड़ी हो गईं। बाय गॉड, ये सपाट चेहरे वाला बंदा तो बड़ा ही रोमांटिक है। यहां बीवियों को पतियों से शिकायत होती है कि वह एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते, एनिवर्सरी भूल जाते हैं, गिफ्ट नहीं देते, और यह बंदा हर महीने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने को तैयार है। हद है, आरोही ने खुद से ही कहा, और फिर राज की तरफ देखा। तो आप बताएंगे मुझे कि आपकी और मंजरी की कैसे मुलाकात हुई और कैसा रिश्ता था आप लोगों के बीच? बता तो चुका हूं, हम लोगों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत प्यार करते थे हम एक दूसरे को। लव मैरिज थी, और उसके अनाथ आश्रम में ही मेरी और उसकी पहली मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली, और फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो हमने शादी कर ली, और इसके बाद की सारी कहानी आप जानती ही हैं, राज देशमुख ने कहा। जी बिल्कुल, कहानी जानती हूं मैं, इनफैक्ट हम सब जानते हैं, पर मैं हकीकत जानना चाहती हूं। सच्चाई क्या है मिस्टर राज देशमुख? प्लीज बताइए, मंजरी कहाँ है? और अगर आपने मंजरी का कत्ल किया है तो उसकी बॉडी को कहाँ छुपा कर रखा है? क्यों मारा है आपने मंजरी को? आरोही गुस्से से उठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं भला मंजरी को क्यों मारूंगा? मैंने उसे नहीं मारा, बिल्कुल भी नहीं मारा मैंने उसे। मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूं, मैं खुद परेशान हूं कि आखिर वह कहाँ गई। कहाँ गई वो, प्लीज ढूंढिए।
आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि मैं उसे कितना प्यार करता था। आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती हैं? मैं आपसे कब से कह रहा हूं, मेरी मंजरी को ढूंढ कर लाइए, पर आप उसे ढूंढने की जगह उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रही हैं। राज भी एकदम से गुस्से में आ गया। आप मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकते मिस्टर देशमुख। भूलिए मत, मैं पुलिस हूं और आप एक क्रिमिनल। आरोही ने उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा। राज देशमुख ने आरोही की कमर में अपना हाथ लपेट उसे अपने और करीब कर लिया। मैं बिल्कुल भी नहीं भूल रहा हूं कि आप एक पुलिस वाली हैं, पर आप भूल रही हैं, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता, मैं क्रिमिनल नहीं हूं। समझिए आप। राज ने उसकी आंखों में झांक बिल्कुल नजदीक आकर कहा तो आरोही के चेहरे पर घबराहट आ गई। वहीं दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। अगले ही पल उसने राज को धक्का मारा और वह पीछे हो गया। आरोही ने उसे नाराजगी से देखा। बदले में राज मुस्कुरा उठा। तुझे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा राज देशमुख। ये तेरी ये हंसी न भुला दी तो मेरा नाम भी आरोही अवस्थी नहीं। आरोही बोली और गुस्से से दंदनाते हुए बाहर निकल गई। राज देशमुख अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मैं भी चाहता हूं कि आप सच्चाई सामने लेकर आओ, और मैं जानता हूं सच्चाई सिर्फ आप सामने लेकर आ सकती हो और कोई नहीं। और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब सच्चाई आप सबके सामने लेकर आएंगी। राज खुद से ही बोला और फिर आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। आरोही ने तुरंत ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कॉल लगाया। यस मैम, सामने से आवाज आई। मैंने कहा था ना, वह जो उस स्कार्फ पर बाल था उसको मैच कीजिए। क्या वह ब्लड स्टेन से मैच कर रहा है जो राज के बेडरूम में मिला? मैडम, मैं आपको कॉल लगाने ही वाला था, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह बाल और उस खून में मिला डीएनए दोनों ही अलग है। अगर वह बाल मंजरी का है तो वह खून मंजरी का नहीं है, और अगर वह खून मंजरी का है तो वह बाल मंजरी का नहीं है। वह दोनों ही इंसान अलग अलग है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोला। ये सब हो क्या रहा है? फिर हम कैसे इस बात को समझेंगे कि वह खून जो है वह मंजरी का है कि नहीं है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि यह मंजरी नाम का इंसान कभी था भी कि नहीं था। कौन है यह, जब इसकी कोई पहचान नहीं मिल रही, इसका कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, सिवाय एक नाम के और इस बात के कि वह एक अनाथ थी और उसने राज देशमुख के साथ शादी की। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैडम, आप थोड़ा शांति से सोचिए और दिमाग लगाइए। आपके जैसी पुलिस ऑफिसर अगर इस तरीके से हॉपलेस हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि यह केस जो दिखाई दे रहा है वह है नहीं। मंजरी का गायब होना या मंजरी का कत्ल होना, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। यहां बात कुछ और है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही। कोई तो है जो पुलिस के साथ गेम खेल रहा है। अब वह राज देशमुख है या कोई और है जो कि राज देशमुख और पुलिस दोनों के साथ गेम खेल रहा है, यह हमें पता करना होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोला। और उसके बाद आरोही से थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। आरोही अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और तुरंत ही उसने चाय लाने को बोला, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम गया था। उसे वाकई में नहीं समझ आ रहा था कि वह अब इन्वेस्टिगेशन कहां से और कैसे करे। इस केस का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। आरोही अभी इसी सोच में थी कि तभी पुलिस स्टेशन का फोन घनघना उठा। हेलो, आरोही ने कहा, और तभी सामने से कुछ कहा गया और आरोही उठ खड़ी हुई। अपने कांस्टेबल की तरफ देखा। जीप निकालिए, अभी की अभी हमें बड़े तालाब पर चलना है, सीहोर रोड की तरफ वाले एरिया में, आरोही बोली, और कुछ पुलिस वालों के साथ तुरंत वहां की तरफ निकल गई। उधर श्वेता नानी मां और इनाया को लेकर भोपाल के लिए फ्लाइट पकड़ चुकी थी। इनाया बेहद उदास थी। एक दिन पहले जितनी खुशी उसके चेहरे पर थी, आज उतनी उदासी थी। नानी की बीमारी के बारे में पता चलने के बाद वह बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी, और उस पर मजबूर भी, जो उसे अपना घर छोड़कर श्वेता के साथ रहने आना पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे सब कुछ कैसे और क्या होगा, पर वह इतना जानती थी कि अपनी नानी मां के खातिर वह कुछ भी करेगी। और अगर श्वेता नानी का अच्छे से अच्छा इलाज करने के लिए तैयार है तो वह श्वेता के साथ भोपाल तो क्या दुनिया के किसी भी कोने पर जाने के लिए तैयार थी। अजय ने अरमान को कॉल लगाया। हाँ पापा, अरमान बोला। बेटा, श्वेता की फ्लाइट लैंड करने ही वाली होगी। तुम आ रहे हो उसको लेने के लिए कि मैं अकेला जाऊं? पापा, मैं बस आपको कॉल करने ही वाला था। मुझे 2 दिन के लिए एक मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आप प्लीज मम्मी को सॉरी बोल दीजिएगा और आप ही पिक कर लीजिए। मैं बस घर से बैग लेने ही गया हूं। मैं वापस आते ही मम्मी से मिलता हूं। अगर काम अर्जेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता।
पर आप तो जानते ही हो मिस्टर मेहता, वह किसी भी कीमत पर मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए तैयार नहीं है, अरमान ने कहा। इट्स ओके बेटा, बिजनेस में ये सब चलता रहता है। तुम जाओ, मैं यहां पर मैनेज कर लूंगा, अजय ने कहा और फिर कॉल कट करके एयरपोर्ट निकल गया। हालांकि वह जानता था कि अरमान को ना देख श्वेता को बुरा लगेगा, क्योंकि श्वेता ने कहां से इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अरमान को जरूर ही आना है इनाया और नानी के को वेलकम करने के लिए, वरना इनाया क्या सोचेगी कि जिस लड़के के साथ उसका रिश्ता होने जा रहा है वह उसे एक बार मिलना भी नहीं चाहता। पर अजय भी समझता था, अरमान का काम अब जो भी होगा देखा जाएगा, श्वेता को मैं समझा लूंगा। जानता हूं थोड़ी नाराज होगी, पर अरमान का काम भी तो जरूरी है। मैं ही जाकर लेकर आता हूं मां और इनाया को। बाकी 2 दिन बाद अरमान आ जाएगा, तब उनके साथ भी मुलाकात हो जाएगी, अजय ने खुद से ही कहा और फिर एयरपोर्ट पर जाकर उन लोगों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सामने से इनाया, श्वेता और नानी मां आती दिखाई दी। इनाया को देख अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सालों बाद आज उसने इनाया को देखा था, पर उसकी भोली सूरत और मासूम चेहरा देख उसके मन को बेहद खुशी हुई, और साथ ही इनाया के व्यक्तित्व को देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह लड़की अरमान को जरूर अच्छी लगेगी। भले वह अरमान के जितनी गोरी चिट्टी नहीं थी, पर चेहरे के मासूमियत और उसके शार्प फीचर्स उसे एक अलग ही लुक दे रहे थे। प्रणाम मां, कैसी है? अजय ने नानी मां के पैर छुए। मैं बढ़िया हूं अजय, और तुम कैसे हो? नानी मां ने कहा तो इनाया को समझ में आया कि ये अजय अंकल हैं। हालांकि उसने फोटो में देख रखा था, पर फिर भी सामने की बात अलग थी। वह झट से अजय के पैरों में झुक गई। प्रणाम अंकल, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी इसलिए। इट्स ओके बेटा, और बच्चों को हर बात पर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। चलो घर चलते हैं, अजय ने कहा। अरमान नहीं आया? श्वेता ने तुरंत ही पूछा। आने वाला था, पूरी तरीके से रेडी था, पर उसका अर्जेंट दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया। मेहता जी के साथ मीटिंग थी जिसे वह टाल नहीं सकता था, तो वह दिल्ली निकल गया। 2 दिन बाद आकर मिलता है ना तुम लोगों से, अजय ने कहा तो श्वेता ने गहरी सांस ली और फिर इनाया और नानी मां को लेकर अपने घर अजय के साथ रवाना हो गई। इनाया विंडो से शहर की खूबसूरती को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि इस शहर में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने कुछ पल देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। पता नहीं कैसा होगा अरमान। मैंने बोल तो दिया है श्वेता मां से कि मैं कोशिश करूंगी जानने की, समझने की, पर जिससे अब तक नहीं मिली, अब तक नहीं जाना, क्या उसके साथ कंफर्टेबल रहूंगी मैं? भगवान जाने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। पर अब जो भी है उसे फेस तो करना ही होगा। देखें तो सही, आखिर कौन है अरमान अवस्थी और कैसा बंदा है? इनाया ने खुद से ही कहा, और तभी गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। इनाया गाड़ी से बाहर आई और उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं, क्योंकि इतने खूबसूरत और आलीशान बंगले उसने अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे, या फिर शिमला में कुछ एक दो बड़े रईसों के इस तरह के बंगले थे, पर उनके नजदीक जाने की भी इनाया जैसी लड़की को इजाजत नहीं थी। आओ बेटा, श्वेता ने कहा तो इनाया ने श्वेता की तरफ हैरानी से देखा। यह आपका घर है श्वेता माँ? इनाया ने आंखें बड़ी करके कहा। मेरा नहीं, हमारा घर। तुम्हारा घर भी है ये बेटा, चलो अंदर आओ। इतने बड़े घर में लगभग 100-150 लोग तो रह लेते होंगे ना श्वेता माँ? कितने लोग रहते हैं यहां पर? इनाया ने मासूमियत से सवाल किया। ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं, तुम्हारे अजय अंकल, आरोही और अरमान। इसके अलावा 1-2 सर्वेंट है जो कि पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, श्वेता मुस्कुरा के बोली। और इतने बड़े घर में सिर्फ आप 4 लोग? तो बाकी के कमरे तो खाली पड़े रहते होंगे ना? इससे तो अच्छा उन्हें रेंट पर दे दो, अच्छा खासा पैसा भी आएगा, इनाया बोली और खिलखिला उठी तो नानी ने उसे घूर कर देखा। वहीं उसकी मासूम बातों को सुन अजय ने मुस्कुराकर श्वेता को देखा और फिर पलकें झपका दी। श्वेता और अजय इनाया को लेकर घर के अंदर दाखिल हो गए, और इनाया उस महल जैसे बड़े घर घर को देखने और समझने की कोशिश करने लगी। तो मित्रों, आगे क्या मोड़ लेगी इनाया की जिंदगी जानने के सुनते रहिए डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा।